बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। आज हम गवर्नेंस से रिलेटेड एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ रोल ऑफ द लेजिस्लेचर इन गवर्नेंस। कल भी हमने अपने टॉपिक के अंदर जब हम जुडिशरी को डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि द स्टेट हैज़ 3 टायर्स। वन इज़ एग्जेक्टिव, सेकेंड इज़ जुडिशरी, थर्ड इज़ लेजिस्लेचर्स। तो आज हम लेजिस्लेचर्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो legislature is basically those people in the state who make legislation, who enact laws, who make laws। तो इस सबसे पहले हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रिगार्डिंग पाकिस्तान हम देखते हैं कि पाकिस्तान ने बेसिकली टिल बर्थ अभी तक दोनों किस्म के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख चुके हैं। लाइक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट 1956 के अंदर जब वो हुआ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था विद वन हाउस। उसके बाद अगर आप देखें तो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, और जिसके अंदर बीडीज़ बेसिक 80s बेसिक डेमोक्रेट्स थे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान वन यूनिट के अंदर। तो उसके बेसिकली उसके ऊपर इलेक्शन करवाया गया, और उसके बाद 1973 का फिर पार्लियामेंट्री इलेक्शन था जिसको बाई कैमरल के थ्रू जो है वो 2 हाउस नेशनल असेंबली एंड सेनेट के थ्रू उसको हमने देखा कि उस 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उस हिसाब से किया गया। और फिर हमारा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं देखी, हमने अथॉरिटेरियन टाइम पीरियड भी अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर देखा। 1958 के अंदर हमने देखा, फिर हमने 1969 के अंदर देखा, फिर 1977 के अंदर देखा, फिर उसके बाद 2001 के अंदर जाके देखा। तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन भी 2 बार अबॉलिश हो चुका है, 1977 बाय ज़िया एंड 2001 बाय जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। देखें, जब भी हम अपने टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं रिगार्डिंग सीएसएस, ये आपके पॉलिटिकल साइंस, पाक अफेयर, गवर्नेंस, इन सब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आ सकता है। और कभी भी क्वेश्चन के अंदर वो आपसे कोई चीज़ डिटेल के अंदर नहीं पूछता, वो बेसिकली आपके आर्ग्यूमेंट्स, कॉजेज, सॉल्यूशंस और इम्पैक्ट्स वगैरह के ऊपर जो है डिस्कस करने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट के जो फंक्शंस हैं अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वो हैं क्या क्या। सबसे पहले तो पार्लियामेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी टू इनएक्ट ऑल लॉज। कि जो हमारी पार्लियामेंट है जिसके अंदर हमारे लेजिस्लेचर्स जो हैं वो बैठते हैं, तो वो उनको उनके पास अथॉरिटी है कि वो हर किस्म के लॉज जो हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट इज़ बेसिकली अ वॉच डॉग ऑन द एक्शंस ऑफ एग्जेक्टिव्स। ये एग्जेक्टिव्स की अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं, उनके ऊपर वॉच डॉग रखते हैं, और इसके ऊपर इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटीज़ और स्टैंडिंग कमेटीज़ भी बनाई हुई हैं जो एग्जेक्टिव्स की अकाउंटेबिलिटी करती हैं कि एग्जेक्टिव जो हैं जो लॉज या लेजिस्लेशंस जो हैं लेजिस्लेचर ने बनाई हैं, तो क्या जो एग्जेक्टिव्स हैं वो उनके ऊपर पूरा वर्क कर रहे हैं, या वो जो गोल्स और जो हैं वो अचीव नहीं हो पा रहा है, जो रियल गोल्स है। उसके बाद जो एग्जेक्टिव्स हैं, क्योंकि ये बजट्स बनाते हैं, तो इस तरह जो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होती है, काइंडली अप्रूवल टू बजट, स्क्रूटनी और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स ऑन प्रोजेक्ट्स, तो इस तरह की जितनी भी अकाउंटेबिलिटी होती है वो भी लेजिस्लेचर्स के पास होती है। उसके बाद जो लेजिस्लेचर्स है ये बेसिकली इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं, जो पार्लियामेंट है उसके अंदर फर्दर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बनाई गई हैं, जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया। स्टैंडिंग कमेटी है, पार्लियामेंट्री कमेटी है, फाइनेंशियल कमेटी है, रेवेन्यू कमेटी है, डिफरेंट जो कमेटीज़ बनाई गई हैं जो पार्लियामेंट की प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट होती हैं, जो पार्लियामेंट को बताती हैं कि इस तरह के लॉज जो हैं वो वर्केबल हो सकते हैं। अच्छा, इस टाइम करंटली जो है वो पाकिस्तान के अंदर सेनेट की 49 कमेटीज़ हैं, नेशनल असेंबली की 47 कमेटीज़ हैं। ये स्टैंडिंग कमेटीज़ की बात कर रहा हूँ और पार्लियामेंट्री कमेटीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह प्रोविंशियल असेंबलीज़ की भी कमेटी, डिफरेंट प्रोविंशियल असेंबलीज़ की कमेटीज़ हैं, जिसमें सबसे कम 18 बलूचिस्तान की हैं, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन की बेस के ऊपर 51 कमेटीज़ जो हैं वो पंजाब के अंदर है, क्योंकि पंजाब की प्रोविंशियल असेंबलीज़ के अंदर सीट्स भी सबसे ज़्यादा हैं, 342 नियर अबाउट। उसके बाद हम अगर डिस्कस करें तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से मैटर्स हैं जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को वीक कर रहे हैं, और जो
इस टाइम पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर कर्टेल भी करते हैं। फर्स्ट चीज़ है लैक ऑफ कोरम। लैक ऑफ कोरम का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट्री जब ये इनके जब पार्लियामेंट्री एक्शंस होते हैं तो उसके अंदर इनकी मोस्टली आप देखें तो हमारे लेजिस्लेचर्स की स्ट्रेंथ ही पूरी नहीं होती। ठीक है, स्ट्रेंथ पूरी ना होने की वजह से जो है वो बहुत सारे जो लॉज हैं वो प्रॉपर जो है वो इनेक्ट नहीं हो सकते, बन नहीं सकते। उसके बाद जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, अगर अपोजिशन उसके अंदर नहीं है तो मेजॉरिटी पार्टी जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी बिल पास कर सकती है, जो डेमोक्रेसी के बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि जो अपोजिशन है वो डेमोक्रेसी का एक मेन पार्ट है। उसके बाद इनडिसिप्लिनरी इश्यूज़ हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर। आप देखें कि जब भी बजट वगैरह पेश होता है या इसके अलावा जितने भी इश्यूज़ डिस्कस किए जाते हैं उसके ऊपर मोस्टली हमारी जो अपोजिशन है उसका बायकॉट हो जाता है, या इस तरह हमारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर कुछ बैड कमेंट्स और अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, हरास करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसकी वजह से इन डिसिप्लिनरी जो है इश्यूज़ पैदा हो जाते हैं और कोई भी चीज़ जो है वो बेहतर नहीं हो सकती उस चीज़ के ज़रिए। उसके बाद हम देखते हैं कि फ्यू इंडिविजुअल्स जो हैं, आप देखें अगर अपनी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के अंदर जितने भी इजलास होते हैं तो उसके अंदर आप गिनती के लोग उठा के देख लें पाकिस्तान के अंदर जो उसके ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं। मेन कोई भी आ जाए, चाहे आपकी कोई भी गवर्नमेंट, PMLN उठा के देख लें, PTI उठा के देख लें, PP उठा के देख लें, JUIF उठा के देख लें, मतलब आप किसी मर्जी कमेटी को पॉलिटिकल पार्टी को उठा कर देख लें तो उनके मेन कुछ लोग होते हैं, फ्यू इंडिविजुअल्स होते हैं जो डिबेट कर रहे होते हैं, जो अपने मसाइल बयान कर रहे होते हैं। उसके पीछे जो 272 में अगर 72 बोल रहे हैं तो बाकी जो 200 लोग हैं वो अपना बयान कैसे देंगे। तो ये भी हमारी एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा जो इशू है वो एक ये भी है उसको एनहांस करने का। सेकेंड इशू ये है, अनदर इशू इज़ लिटिल टाइम टू प्रोसीड असेंबली। मैं एक बार पहले भी किसी जगह इस चीज़ को डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे जो बजटरी इजलास होते हैं या उसके अलावा जो पार्लियामेंट्री इजलास होते हैं वो मैक्सिमम 2.5 आवर्स के होते हैं। तो आप वो देखें, इट इज़ वेरी लिटिल टाइम। अगर आप इसको डिवाइड करें टाइम के ऊपर तो एक आदमी को 3 से 4 मिनट भी नहीं आते कि वो उसके ऊपर अपनी बात कर सके। तो इसके रिगार्डिंग अगर आप इंडिया के पार्लियामेंट्री इजलास देख लें तो उसके अंदर नियर अबाउट उनको पार्लियामेंट्री इजलास 5 to 6 आवर्स मिलते हैं जिसमें वो अपनी बातें जो हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म है और पब्लिक अकाउंट कमेटीज़ के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके बाद इनफेक्टिव हैं फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। ये एक पिलडार्ट की रिसर्च है जिसके अकॉर्डिंग वो कहते हैं कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो जस्ट 40% एक्टिव होता है फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, 47% एक्टिव है बजट के ऊपर, क्योंकि कई बार बजट जो है वो नेशनल असेंबली से पास हो जाता है बट वो जाके जब बजटरी कमेटी या अकाउंट कमेटी के पास जाता है तो वहाँ पे उसमें कुछ चीज़ें नल एंड वॉइड कर दी जाती हैं। उसके बाद 58% जो हैं वो टाइम टेबल और एजेंडा के ऊपर हैं। और उसके बाद इवन आप ये देखें कि जो फंक्शंस हैं पार्लियामेंट्री कमेटी और पार्लियामेंट के अपने, उसके ऊपर जो सर्वे के मुताबिक पिलडॉट लोगों का पॉइंट जो है वो नेगेटिव पे जा रहा है एंड दैट इज़ नेगेटिव 11.32%। उसके बाद किन किन तरीक़ों से हम पार्लियामेंट्री कमेटी को बेहतर कर सकते हैं और इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, तो उनके कुछ तरीके हैं। एक तो सबसे बेहतर तरीका जो है वो ये है कि हमें जितने भी पब्लिक डिबेट्स हैं, ये जो पब्लिक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर पार्लियामेंट्री कमेटी इंक्वायरीज़ करे एग्जेक्टिव्स की। ठीक है, क्योंकि एग्जेक्टिव्स का काम जो होता है वो बेसिकली लेजिस्लेट करना होता है, जुडिशरी वो क्या करती है, इंटरप्रिटेशन करती है उसकी, और फाइनली जो एग्जीक्यूट करना होता है वो एग्जेक्टिव्स ने करना होता है। तो एग्जेक्टिव्स के ऊपर बेसिकली इंक्वायरीज़ करे थ्रू रिस्पेक्टिव पार्लियामेंट्री कमेटीज़, नॉट ऑन द मीडिया। उसके बाद सेकंड इज़ जितने भी पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के अंदर लोग हैं, सबसे पहले तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें फॉर स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की लेजिस्लेशंस के अंदर जो है वो जो लेजिस्लेटिव कमेटी या स्टैंडिंग कमेटीज़ बनाई जाती हैं उनके अंदर अगर कोई स्पेसिफिक इशू आ जाता है रिगार्डिंग हेल्थ, रिगार्डिंग एजुकेशन, रिगार्डिंग डैम्स की प्रोजेक्शन, रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
के अगर कोई आ जाती है तो उनके पास स्पेशलाइज्ड पर्सन्स ही नहीं होते जो उसके ऊपर जो है वो 100% जो है अपना आउटपुट दे सकें। तो इसके ऊपर जो है बहुत कवर करने की ज़रूरत है पाकिस्तान की लेजिस्लेचर पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को। तो क्या सबसे पहले सेकंड कैपेसिटी बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। उसके बाद जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं उनको पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर सफिशेंट टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने इलाके के मसाइल को बेहतर तरीके से बयान कर सकें। उसके बाद दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिफॉर्म जो करनी चाहिए और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं बट ऐसा होता नहीं है, वो ये है कि जो स्टैंडिंग कमेटी के लीडर्स हैं वो मोस्टली जो आपकी मेजॉरिटी पॉलिटिकल पार्टी होती है या डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल के जब एक ग्रुप गैदरिंग जो है वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो उसके अंदर जो स्टैंडिंग कमेटी का लीडर बनाया जाता है वो बेसिकली कोई ऐसा ऑफिसर बनाया जाता है जो जिसको प्रेस्टीज देना हो, ठीक है, या जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के हक में हो। तो उसके ऊपर भी इनको वर्क करना चाहिए कि वो जो लीडर हो वो स्पेशलाइज्ड हो, अपने वर्क के अंदर प्रॉपर इंटीग्रिटी रखता हो, ठीक है। तो उसके ऊपर उनको लीडरशिप की जाए। दैट इज़ बेसिकली द रिफॉर्म्स रिगार्डिंग टू स्ट्रेंथन द पार्लियामेंट्री कमेटी। उसके बाद लेजिस्लेचर्स जो हैं वो इकॉनमी रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, बजट इशू करना या इनके लिए जितने भी फैसले का डिसीजंस करना होता है वो सारा लेजिस्लेचर करते हैं। तो लेजिस्लेचर्स का रोल इकोनॉमिक गवर्नेंस से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पार्लियामेंट का इकोनॉमिक गवर्नेंस के अंदर रोल क्या है, सबसे पहले क्या करता है ये डेवलप एंड इकोनॉमिक विजन्स, ठीक है, कि नेक्स्ट 5 ईयर्स प्लान के अंदर हमने क्या क्या करना है। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो होती है जो 5 ईयर्स अबव होती है, ठीक है, उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग कहा जाता है, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग वो होती है जो विद इन 2 ईयर्स की प्लानिंग की जाती है। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना जो है चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की हो चाहे किसी भी मैटर रिलेटेड पब्लिक रिलेटेड मैटर हो उसके ऊपर करना। उसके बाद ओवरसाइट ऑफ पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। उसके बाद एग्जेक्टिव्स की अकाउंटेबिलिटी पहले बात कर चुके हैं। उसके बाद जो सेंसिबल इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर जो रिवर्स किया जाता है सडन उसको ओवरसाइट करना। उसके बाद कैंसिलेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर ओवरसाइट करना कि वो क्यों पेंडिंग है या वो क्यों कैंसिलेशंस हो जाती है उनकी एग्जेक्टिव्स के पास जाके, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब लेजिस्लेचर फ्लोर के ऊपर जब ये चीज़ आगे जाती है तो एग्जेक्टिव्स के पास मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी प्रोजेक्ट्स कमेटी ने वर्क करना होता है। उसके बाद रिफॉर्म्स पार्लियामेंट्री जो कमेटी है, तो जो पार्लियामेंट है उसको इकोनॉमिक गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए क्या रिफॉर्म्स हैं। सबसे पहले तो रिफॉर्म ये होनी, तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी है सबसे पहले तो पार्लियामेंट को चाहिए कि जितने भी डिसीजंस करें वो सारे फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट किए जाएं। आप देखें कि हमारे मोस्टली डिसीजंस जो हैं वो रोड्स के ऊपर हो रहे होते हैं या जितने भी हमारे लेजिस्लेचर्स हैं वो मीडिया के ऊपर आके बातें कर रहे होते हैं और जो पार्लियामेंट का फ्लोर है उसके ऊपर बातें नहीं हो रही होती। तो सबसे पहले जो क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन है वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर किया जाए। उसके बाद नॉमिनेशन बाय एग्जेक्टिव्स टू की पोजीशन, ठीक है। तो जो की पोजीशन के ऊपर एग्जेक्टिव्स हैं लाइक गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक हो गया, लाइक ऑडिटर जनरल हो गया, वो जितने भी हैं वो सारे पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू बने, ठीक है। क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी जब वो कोई भी एग्जेक्टिव अपॉइंट करेगी तो वो उससे अपना काम भी लेगी। क्योंकि पार्लियामेंट्री कमेटी ने 5 साल के बाद वोट भी लेने हैं। बट अगर कोई एग्जेक्टिव्स उसको लगाएगा तो एग्जेक्टिव्स को तो कोई वोट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई गलत डिसीजन भी हो सकता है तो फिर उसको पता है कि मेरे से कोई पूछने वाला नहीं है या वो उसके ऊपर जो है वो जवाब दे, अकाउंटेबल नहीं होगा। उसके बाद एनुअल बजट शुड बी एंकर्ड मीडियम टर्म बजटरी फ्रेमवर्क,
ठीक है, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो मीडियम टर्म बजट बनाए और उसके ऊपर एग्जेक्टिव्स को पाबंद करे। एग्जेक्टिव जो हैं वो जितने भी एक्चुअल गोल्स और आउटकम सेट की गई हैं, ठीक है, क्या वो उनको पूरा करे, और अगर वो उनको पूरा नहीं कर सकती तो वो अकाउंटेबल होगी, बताएगी कि मैं किन किन वजूहात की वजह से ये जितने भी कमेटीज़ हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो क्यों अकम्प्लिश नहीं हो सके। उसके बाद इकोनॉमिक विजन, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान, स्ट्रेटजी एंड मीडियम टर्म प्लान, ठीक है, एंड पॉलिसी डॉक्यूमेंट शुड बी डिस्कस्ड ऑन पार्लियामेंट्री कमेटी एंड द ट्रांसफर बिफोर द सेनेट एंड नेशनल असेंबली फॉर अप्रूवल। मतलब इसका कहने का ये है कि जो नेशनल असेंबली और जो सेनेट है उनके पास कोई भी प्रोजेक्ट आने से पहले जो स्टैंडिंग कमेटी है, जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, जो नेशनल कमेटी है, वो उसके ऊपर अच्छी तरह स्क्रूटनी करे और उसको बेहतर तरीके से जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर पेश करे। उसके बाद नेक्स्ट रिफॉर्म ये है कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एग्रीमेंट्स होते हैं लाइक आईएमएफ के साथ, वो सारे एग्रीमेंट्स जो हैं वो फाइनलाइज करने से पहले पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आने चाहिए, ताकि पब्लिक भी उसको समझे, पब्लिक को भी पता हो कि कौन कौन से हो रहे हैं प्रोजेक्ट्स, नए एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, और हमारे जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं उनको भी पता हो। और उस तो स्पेशलाइज स्किल के ऊपर अगर कोई ऐसे एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, अगर उन एग्रीमेंट्स के अंदर कोई ऐसा पॉइंट है जो पाकिस्तान की सोवरेनिटी को जो है वो ख़त्म कर सकता है, ये पाकिस्तान की सोवरेनिटी को ख़राब कर सकता है, तो उसको उसमें से निकाला जा सके। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ जो अगर लेजिस्लेचर्स ने किसी बजट के अंदर किसी ख़ास प्रोजेक्ट के लिए कोई ख़ास बजट दिया है, और अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अगर वो ज़्यादा डेब्ट दे के गया है, फॉर एग्जांपल अगर एक बजट है उसके लिए 1 करोड़ जो है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसी ने एक बजट रखा है 1 अरब रुपए, ठीक है, और अकम्प्लिश होने के बाद वो 1.5 अरब रुपए उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आए हैं, तो वो क्यों आए हैं इसके ऊपर जो है वो जो एग्जेक्टिव्स हैं उनसे जवाब लेना जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी के राइट में होना चाहिए। उसके बाद पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, तो हम पहले इस चीज़ को बात कर चुके हैं। अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो है वो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी होती है। आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंग्लैंड उठा के देख लें तो उसके अंदर उनको कई तो लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए ये बात भी करते हैं कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो सिर्फ मेल को फीमेल और फीमेल को मेल नहीं बना सकती, अदरवाइज़ बाकी कंट्री के अंदर कोई भी लॉ इनेक्ट करना, कोई लॉ को अबॉलिश करना, ठीक है, वो सारी की सारी जितनी भी पावर्स हैं वो पार्लियामेंट्री के पास हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास कंप्लीट पावर्स होती हैं हर हिसाब से वो लेकिन पार्लियामेंट जो है वो अपनी सुपरमेसी को क्योंकि वो पूरी तरह जो है वो इंजॉय नहीं कर पाती ड्यू टू देयर वीक लेजिस्लेचर्स प्रोसीजर, तो उसके ऊपर कुछ रिफॉर्म्स हैं। सबसे पहले क्या करना चाहिए, इंक्रीज़ द रोल ऑफ अपोजिशन, क्योंकि जो अपोजिशन है वो डेमोक्रेसी का मेन थिंकर है, ठीक है, क्योंकि अपोजिशन जब तक नहीं होगी तो डेमोक्रेसी कभी भी बेहतर नहीं हो सकती। तो इंक्रीज़ द रोल ऑफ अपोजिशन। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन हैज़ टू बी विद क्रेडिबल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म, जो उसके लिए होना चाहिए, ठीक है। नैब को इंडिपेंडेंट अथॉरिटी दी जाए ताकि वो जो है वो सही तरीके से अकाउंटेबिलिटी कर सके, ठीक है। उसके बाद जो है वो सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है, मतलब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को रिप्लेस करके अगर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन हो जो कंप्लीट फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म भी रखता हो, ठीक है, और इतनी अकाउंटेबिलिटी करे जिससे गुड गवर्नेंस जो है वो इंश्योर की जा सके, ताकि पार्लियामेंट्री सुपरमेसी जो है वो स्ट्रेंथन हो। अब अगर हम लेजिस्लेचर्स की बात कर रहे हैं और हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और इलेक्टोरल फ्लॉज के बारे में बात ना करें तो ये एक आधी अधूरी बात हो जाएगी। तो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे इलेक्टोरल फ्लॉज हैं, और ये बड़े कॉमन फ्लॉज हैं जो हम डिस्कस करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। द वन इज़ के आप देखें कि जब भी कोई एडल्ट
जो है वो जब वोट देने जाता है तो बहुत सारे अडल्ट जो हैं उनका जो वोटर लिस्ट होती है उसके अंदर नाम ही नहीं होता, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे अडल्ट जो हैं वो अपनी मर्ज़ी का वोट देने से रह जाते हैं, जिससे डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो सकती, ठीक है। जिस तरह कहते हैं कि अगर डेमोक्रेसी के अंदर कोई एक वोटर भी जो है उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी जो है वो आपकी स्ट्रॉन्ग है। तो नो मैकेनिज्म ऑफ चेक। अच्छा, तो उसके बाद सबसे पहले तो अच्छा इलेक्टोरल हम जी बात कर रहे थे चेंज द लॉ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इलेक्टोरल हमारे जो डेफिशिएंसीज़ हैं, ठीक है, उसके एक तो ये हो गया मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्या है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उनके पास अगर कोई गलत इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो आ जाता है आर्टिकल 63, ठीक है, इसके ऊपर आजकल बात चल रही है, आप इमरान खान का देखें तो, ठीक है। तो अगर कोई गलत इनकम स्टेटमेंट या एक्सपेंडिचर आ गए हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है कि वो उसको जो है वो सही तरीके से देख सके, ठीक है, अथेंटिसिटी ले सके कि आया कि ये इनकम एक्सपेंडिचर ठीक भी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लैक ऑफ एबिलिटी टू मैनेज लॉजिस्टिक फॉर द सिमुलेटेनियस पोलिंग ऑन द सेम डे थ्रू आउट द पाकिस्तान। मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अगर जब जनरल इलेक्शंस होते हैं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो प्रॉपर लॉजिस्टिक्स जो है वो दे सकें। उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शन जो इलेक्टोरल हमारे फ्लॉज हैं वो ये हैं कि हमारे पाकिस्तान की आवाम जो है उसको मोस्टली, या हमारे पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं उनको मोस्टली आप देखें इशू होता है लैक ऑफ इन्फ्लुएंस इन फंक्शनिंग ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर फ्लॉज होते हैं। तो इसके ऊपर जो है ये मेजर फ्लॉज हैं इलेक्टोरल के पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के ऊपर। तो इसके लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं कुछ जो इशरत हुसैन साहब देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले क्या किया जाए कि सुप्रीम अथॉरिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी जाए, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को दी जाए, ठीक है, जिनको CEC भी कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको एग्जेक्टिव पावर दी जाए, ठीक है, ताकि वो जो है जब भी इलेक्शंस उन्हें कंडक्ट करवाना हो तो उन्हें किसी चीज़ के लिए चाहे बजट गवर्नमेंट की तरफ ना देखना पड़े। अभी का सिनेरियो देख लें, जब इमरान खान साहब जो हैं वो कह रहे थे बार बार कि इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाए, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास जो गवर्नमेंट है वो प्रॉपर बजट नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवा सकते, या हमारे पास प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है तो जिसकी वजह से इलेक्शन कंडक्ट नहीं हुए। तो वो कहते हैं कि ये चीफ एग्जेक्टिव CEO के पास जो है वो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान CEC, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होनी चाहिए ताकि वो जो है इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर जो है वो कंडक्ट करवा सकें, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो जो इंटर पार्टी इलेक्शंस हैं, ठीक है, उसके अंदर जो ऑर्डिनरी सिटीजन टू राइज टू रैंक ऑफ पार्टी एंड प्रोसेस टू चैलेंज। अब उसका कहने का मकसद ये है कि आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो पार्टी सिस्टम है, पार्टी सिस्टम के थ्रू जो है वो इलेक्शंस होते हैं, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर्स जो हैं लगते हैं, जिसके अंदर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक्स एड्स आ रही होती हैं और डिफरेंट किस्म के जो हैं वो इजलास वगैरह हो रहे होते हैं। तो उसके ऊपर जितने एक्सपेंडिचर हैं वो एक पार्टी कर सकती है, एक सिंगल पर्सन जो जिसको हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद उम्मीदवार कहते हैं, वो कभी भी इतने एक्सपेंडिचर बेयर नहीं कर सकता, जिसकी वजह से एक ऑर्डिनरी सिटीज़न कभी भी इलेक्शंस के अंदर जो है वो हिस्सा लेने का सोचता भी नहीं है। तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को वर्क करना चाहिए ताकि डेमोक्रेसी के अंदर एक ऑर्डिनरी सिटीज़न भी जो है वो अपनी मर्ज़ी से इलेक्शन के अंदर खड़ा हो सके और कम्पीट भी कर सके। उसके बाद जो पिटिशंस हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वो पिटिशंस को फाइनलाइज करने का कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं है। आप देखें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अगर कोई पिटिशन आती है तो इलेक्शन कमीशन खुद उसके ऊपर फैसला नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह इनके पास जाता है, और इनके पास जब वो फैसला आता है तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ऊपर फैसला करता है। आप इसकी सिंपल एग्जांपल देख लें कि तोशा खाना केस के ऊपर
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहले इमरान खान साहब को जो है वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास गए, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनका जो नोटिफिकेशन था उसको नल एंड वॉइड कर दिया। फिर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इतना अरसा वो केस चलता रहा, अब जाके जो डिस्ट्रिक्ट जो कौंसल है, ठीक है, सेशन कोर्ट्स हैं, उनके अंदर जो है वो इनको सज़ा दी गई और दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा जो है वो नोटिफिकेशन दिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास सोली जो है वो इसका किसी चीज़ का मैकेनिज़्म नहीं है, जिसकी वजह से ये इसका जो पिटीशन है उसको फ़ाइल होने और उसको फाइनलाइज होने में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, दैट इज़ द टॉपिक ऑफ टुडे रिगार्डिंग रोल ऑफ लेजिस्लेचर इन रोल ऑफ द लेजिस्लेचर इन गवर्नेंस। तो इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो इनबॉक्स के अंदर वो पूछ सकता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।